नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सरकार की नई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी रहे मौजूद। सरकार के आगे यूपी के किसानों के तेवर ढीले पड़े। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर 12 दिन से बंद था, जो अब खुल चुका है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर ने मुलाकात की थी। इसके बाद किसानों ने बॉर्डर का रास्ता खोल दिया। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए किसान संगठनों ने बातचीत से इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार पहले तीनों कानूनों को रद्द करे, इसके बाद ही बातचीत होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सैनी ने पीपली के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और मोदी सरकार का 2 साल में किसानों को आय दोगुनी करने का वादा निश्चित तौर पर होगा। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पंजाब किसानों की लड़ाई लड़े, लेकिन कम से कम हमारे हरियाणा के किसानों को उनका हक SYL का पानी दे। सैनी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी किसानों को भड़काकर आंदोलन में धकेल रखी है। इस आंदोलन के पीछे देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ग्रुप हरियाणा के प्रधान गुनी प्रकाश ने कहा कि जिन कृषि बिलों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कृषि बिल किसान हितैषी है। गुनी प्रकाश ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है, इसलिए हमने हरियाणा के प्रदेश के सभी जिलों में DC को ज्ञापन दिए हैं। कुछ लोग किसानों को बांटकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कानून सरकार अब लेकर आई है, ये कानून हमारी बहुत पुरानी मांग थी। इन कानूनों से किसानों को आजादी मिलेगी। साथ ही कृषि कानूनों पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस कानून का विरोध हो रहा है, वो कृषि कानून विरोधी बिल नहीं है, बल्कि किसानों की आजादी का रास्ता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान नेताओं ने और सख्त तेवर अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। नेशनल हाईवे 8 पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाजापुर से सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों किसानों का दिल्ली की तरफ कूच। दिल्ली जयपुर हाईवे को घेरने के लिए राजस्थान से भी किसानों का जत्था रवाना हुआ। हरियाणा बॉर्डर पर 3 कंपनी फोर्स और वज्र वाहनों की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को लेकर गुरुग्राम में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। जयपुर से किसानों के निकलने की खबर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में है। रेवाड़ी के SP अभिषेक जोरवाल ने कहा कि भिवाड़ी और रेवाड़ी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। यहां पर धारा 144 लगाई गई है। शाजापुर बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। हरियाणा पुलिस की तरफ से दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई। पुलिस वाहनों को चेक करके ही रवाना कर रही है। गाजियाबाद के यूपी गेट पर पिछले 15 दिनों से धरना दे रहे किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर लगे पुलिस बैरिकेडिंग तक पहुंचे। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। अब इसी जगह पर एक साइड पर किसानों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यह बॉर्डर खोल जरूर गया, लेकिन प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने वाला ट्रैफिक नहीं खोला है। नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क से अब बैरिकेडिंग हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद किसान नेता का कहना है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए रास्ता खोलने का फैसला किया गया। टोहाना के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में बैठक के बाद राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन के पोस्टर चस्पा दिए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान नेताओं ने कहा है कि गांव के हर वर्ग के लोगों ने बैठक की और इसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। फैसला किया कि किसी भी पार्टी के नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जो भी नेता जबरन गांव में आएगा, उसके साथ जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। किसी भी पार्टी के नेता किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। फतेहाबाद में पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। सीएम ने सदन को बनाने के लिए 21 लाख रुपए सरकार की ओर से देने की भी घोषणा की।
इस मौके पर पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में ये भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में 11 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की घोषणा की, लेकिन थानेसर के एमएलए सुभाष सुधा के आग्रह करने पर सीएम ने इस राशि को बढ़ाकर के 21 लाख रुपए किया। उन्होंने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे और इसीलिए ऑनलाइन माध्यम से ही शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पंचनद सदन को लेकर के जमीन भी उपलब्ध करवाई गई। किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से ही मामला सुलझेगा। किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान भोले वाले हैं, उन्हें विपक्षी भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 10 लाख के लगभग छात्र हैं, सभी का एक साथ कोरोना टेस्ट संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी छात्र स्कूल आएंगे वो अपने स्वास्थ्य की जांच करवा कर आएंगे। अगर किसी में कोई लक्षण नजर आते हैं तो उसे वापस भेजा जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ लोग अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे हैं। ये लोग देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश का संविधान बनने के बाद उसमें 100 से ज्यादा बार संशोधन हुआ और इसी तरह से कृषि कानून में भी कोई कमी है तो उसमें संशोधन हो सकता है। ना एमएसपी खत्म हो रही है और ना ही अनाज मंडी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में पिछले 5 नगर निगम चुनाव में सभी 5 मेयर बीजेपी के जीत कर आए थे और इस बार भी सभी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। संसद हमले की आज 19वीं बरसी। आज के दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग की एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया था और सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम 2001 में इस दिन की अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं। संसद की बरसी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि आपकी शहादत हम सभी को सदा मातृभूमि की रक्षा और उन्नति के लिए प्रेरित करती रहेगी। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उनसे मिलने अस्पताल में न आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया गया जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी। टोहाना में बेसहारा लोगों के लिए नगर परिषद में बने रैन बसेरों की हालत दयनीय हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरों में जहां गंदगी का आलम है वहीं सुविधाओं का भी अभाव है। रैन बसेरे में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था भी पूरी व्यवस्था नहीं है। इसके चलते लोग रैन बसेरों में नहीं आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान अव्यवस्था देखने को मिली थी। लापरवाही के बाद भी रैन बसेरे की व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। करनाल में कुंजपुरा के पास सड़क हादसा हुआ। इसमें 17 साल के युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक हवाई अड्डे के पास फैक्ट्री में काम करता था और बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में दूसरी साइड से आ रही बाइक से टक्कर हुई। सिरसा के सभी गांव और शहरों के बूथों पर बीएलओ की तरफ से नए वोट बनाने और संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी सभी जगहों पर बीएलओ ने नए वोट बनाए। नए वोट बनवाने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं जो अगले चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फरीदाबाद का जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी परिसर जल्द ही सौर ऊर्जा पर चलेगा। यूनिवर्सिटी ने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी कंपनी के साथ एक समझौता किया है। समझौते के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 266 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर का प्लांट लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा का विकल्प चुनने पर यूनिवर्सिटी की सालाना कम से कम 20 लाख रुपए की बचत होगी। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव की लागत कंपनी वहन करेगी। इसका मकसद ग्रीन कैंपस पहल को बढ़ावा देना है।
प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से मनोहर सौगात मिलने जा रही है। करनाल में ड्राइवर एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस सेंटर में भारी और मध्यम के साथ हल्के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर के बनने से प्रदेश के सभी जिलों, खासकर करनाल, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इंस्टीट्यूट 9.25 एकड़ में बन रहा है और इसके निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि CSR नीति के तहत होंडा कंपनी के सहयोग से इसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च का कार्य भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं का यह प्रदेश का अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा। कोसली में अंडरपास बनवाने को लेकर सांकेतिक धरना शुरू किया गया। इसमें शहर के गणमान्य लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को समर्थन दिया। धरने पर बैठे पूर्व कमांडेंट ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को रेलवे लाइनों से होकर बाजार जाना पड़ता है, इसमें जोखिम भरा काम होता है। उनका यह भी कहना है कि 2 साल से अंडरपास बनाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन फिर भी रेलवे विभाग अंडरपास बनाने की मंजूरी नहीं दे पाया। ओम प्रकाश यादव का कहना है कि अंडरपास नहीं बनने से 30 गांव के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को आने जाने के लिए रेलवे लाइनों से होकर जाना पड़ता है, इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटे। पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों, मोटरसाइकिल और बसों में जो लोग मास्क नहीं लगा रखे थे उनके चालान काटे गए। इसके साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी काबू किया गया। सीआईए के सिरसा प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को अफीम समेत धर दबोचा। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान दिलप्रीत सिंह और गोना के तौर पर की गई। इससे पूछताछ के बाद उनके साथियों के बारे में भी पता चला है जो इस आरोप में शामिल है। उनकी तलाश की जा रही है। टीम ने बताया कि टीम को एक और सफलता मिली, जहां पर टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश में 2 आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सीआईए सिरसा की टीम पर चेकिंग के दौरान टाटा सफारी गाड़ी में सवार 2 बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गैरकानूनी सामान रखे हुए थे। सिरसा के मालगोदाम रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान को चोर बार बार अपना निशाना बना रहे हैं। चोरी की वारदात को चोर हर बार एक ही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। चोर छत से उतरकर दीवार में सुराग निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। इस बार भी चोरों ने उसी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक दुकान से दूसरी दुकान में सुराग किया, सामान उठाकर ले गए। दुकानदार का कहना है कि पहले भी चोर कई बार इसी तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही चोरों ने चोरी करने के बाद कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास अब तक कोई शिकायत लिखित में नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई लिखित शिकायत मिलती है तो चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंबाला में मेयर पद के लिए जनचेतना पार्टी जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। 4 वार्डों के लिए बलदेव नगर में दफ्तर खोला गया। शनिवार को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अंबाला निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला निगम के सभी 20 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। वार्ड संख्या 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 18 पर अभी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जल्द ही बची हुई सीटों पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले कुछ साल में जो मुश्किलें झेली उसे वो दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवाभाव से ही अंबाला की जनता के लिए काम किया और इस बार भी उसी सेवाभाव से वो काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जितना काम उन्होंने पहले किया था इस बार भी उससे ज्यादा काम करेंगे।
यमुना नगर निगम में सफाई के ठेके के लिए टेंडर कॉल किए गए थे, जिनमें जिंदल कुमार ने भी आवेदन किया था। जिंदल कुमार बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जंगशेर के भाई हैं। टेंडर कैंसिल होने के डर से उन्होंने 1 लाख पहले दे दिए और अब 2 लाख और मांगे थे। इस पर उसने स्टेट विजिलेंस को शिकायत की। विजिलेंस की टीम ने प्रशासनिक अनुमति के बाद जिंदल को 2 लाख की राशि के साथ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन के पास भेजा। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ससोली रोड पर यह राशि ली और जैसे ही विजिलेंस की टीम को जिंदल ने इशारा किया, विजिलेंस की टीम मौके पर ही दोनों को हिरासत में ले लिया। उनसे 2 लाख रुपए बरामद किए गए। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 दिसंबर को किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान 2 युवकों पर 3 आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से हमला किया था। इस दौरान सागर नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हांसी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मृतक के जान पहचान वाले थे और शराब के नशे में देवेंद्र की हत्या की गई। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि 5 दिसंबर 2020 को कंट्रोल रूम हांसी से शहर थाने में सूचना मिली थी कि अज्ञात डेड बॉडी ऑटो मार्केट में पड़ी है। इस पर थाना प्रभारी दलवीर सिंह मौका पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। काफी कोशिश के बाद मृतक की शिनाख्त देवेंद्र उर्फ देवी सिंह मध्य प्रदेश के तौर पर हुई, जो कि करीब 2 महीने पहले काम करने के लिए अपने साथी अवधेश के साथ हांसी पहुंचा था। 4 दिसंबर को काम करने के बाद शाम को न्यू ऑटो मार्केट में अपने साथियों के साथ शराब पीने के दौरान उसकी लड़ाई हुई। इसके बाद आरोपियों ने पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी। सिरसा में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं। जिले में टोटल केस का आंकड़ा 7,712 हो गया। 28 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। सिरसा में अब एक्टिव केस 235 है। कुल मौत का आंकड़ा 111 हो गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि जिले में रिकवरी रेट 95% के करीब है। देश में 24 घंटे में 30,354 नए केस मिले। 391 मरीजों की मौत हुई। 98,57,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 3,54,000 से ज्यादा केस एक्टिव हुए। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 1,935 नए केस, 47 लोगों की मौत हुई। 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 80 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 48,139 के पार चला गया। अभी भी 73,542 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से आकार एक दिन में आए 1,218 नए मामले। अभी भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,883 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,410 नए मामले। अब तक 5,35,985 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 1,307 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,89,000 के पार चला गया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 510 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,75,000 के पार हो गया। 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 21 लाख के पार चले गए। अब तक 16,11,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 65 लाख के पार चली गई। अब तक 96,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,81,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 68,80,000 के पार चली गई। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 26,25,000 के पार हो गई है। अभी भी 4,93,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं।